Okay. So we started seeing composition और उसके अंदर हमने कहा कि it has a relationship. याद है सबको? और उसके बाद हम आज एक और टाइप ऑफ रिलेशनशिप पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं एग्रीगेशन. And finally we will stop at inheritance. Okay. So composition में मैंने आपसे कहा composition के अंदर आप कुछ चीज़ें understand करनी हैं. और पहली बात तो ये कि कहाँ इस्तेमाल होनी है कंपोजिशन, और दूसरी बात ये कि जब आप कंपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर आपने अंडरस्टैंड करना है कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर और डिस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर क्या होगा. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर क्या होगा एंड डिस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर क्या होगा, यू कैन करेक्टली एनालाइज द आउटपुट ऑफ योर कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स के, और आप करेक्टली एनालाइज कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो. मिसाल के तौर पर अगर ये क्लास ए हो और इसका कंस्ट्रक्टर अगर मैं लिखूं पब्लिक ए, और इफ आई गो एंड राइट सी आउट ए कॉन, और फिर इसका मैं लिखूं डिस्ट्रक्टर सी आउट ए बी कॉन, और मैं क्लास बी बनाऊं, और क्लास बी के अंदर इफ आई गो एंड क्रिएट ए ऑब्जेक्ट्स, ये का मैंने क्या बनाया ऑब्जेक्ट, और फिर मैं यहाँ पे इफ आई गो एंड राइट पब्लिक कंस्ट्रक्टर सी आउट बी कॉन, और यहाँ मैं लिखूं सी आउट बी कॉन, और then in main if I go and write क्या आउटपुट आएगी लिखेंगे आपको. देखिए क्या आउटपुट आएगी, फिर एक और. अब जब बी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा तो सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन जो एग्जीक्यूट होगा वो इससे पहले ए का, क्योंकि बी को कंपोज करने से पहले उसे ए को कॉल करना पड़ेगा. तो इसका पूरे का पूरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, इनफैक्ट वो किसको कॉल करेगा ए को. तो यहाँ पे आएगा ए कॉल, इसके बाद फिर क्या आएगा बी कॉन. तो लेट्स सपोज इसके अंदर एंड है तो इधर आएगा बी कॉन, और फिर क्या आएगा सॉरी पहले आएगा ए कॉन, और फिर क्या आएगा बी कॉन. और अगर मैं ये हटा दूं तो फिर ये ऊपर वाला ए कॉन नहीं आएगा. और अब डिस्ट्रक्टर में क्या होगा, पहले बी डिस्ट्रक्ट होगा, पहले क्या डिस्ट्रक्ट होगा बी, क्योंकि बी डिस्ट्रक्ट होगा तो तब वो ए का डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर लेट्स सपोज के पॉइंटर होगा, क्या होता पॉइंटर होगा. अच्छा पहले मैं इसको समझा रहा हूँ. सो पॉइंटर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ. सो अगर बी का डिस्ट्रक्टर होता तो पहले बी का कंस्ट्रक्टर पहले आएगा बी डिकॉन और फिर आएगा ए डिकॉन. पहले बी डिस्ट्रॉय होगा और फिर उसके कंपोजिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे. तो इसकी आउटपुट आएगी बी डिकॉन, और क्या आएगा ए डिकॉन. सर ऊपर वाला ए का ए ऑब्जेक्ट लिखा हमारा ए तो सर जब जी सर इसमें बी डिकॉन उसके बाद फिर जो ए उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है हाँ उसी का आ रहा है ना, पहले बी डिकॉन है फिर ए डिकॉन है, ऊपर वाले को फॉर द टाइमिंग मैंने हटाया हुआ है. सर स्कोप के अंदर नीचे से कुछ डिस्ट्रक्ट होते हैं क्या मतलब, लाइक अगर ए का ए ऑब्जेक्ट आप ना काटते हो बनना था तो फिर पहले बी वाला जी पहले फिर बी वाला डिस्ट्रॉय होता है और ए वाला. हाँ आप इसी क्यों समझ लेंगे बी जो स्टैक वाला वो इस टाइप पर जी. और भी सवाल. सो दैट वाज इट. समझ आती है बात की. लेट्स सपोज नाउ अब ए के अंदर केवल पैरामीटर इंट आई
और यहाँ लिख देता हूँ अब क्या जब एक ऑन जहाँ पे है उसका आगे आईडी आ गई। अब क्या होगा बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर भी उसे सर अब जब तक हम सर आर्गुमेंट देखनी पड़ेगी जी सो नाउ इट्स अ सिंटैक्स एरर अब ये क्या है सिंटैक्स एरर है क्योंकि इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये क्या कॉल करने की कोशिश कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सो अगर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है और यहाँ पे आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आपको इसकी मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा लास्ट क्लास याद है सबको तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने कंपोजिंग क्लास के अंदर एक कंपोज क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो आप इसकी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट का सहारा लेते हुए वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे कल ही कॉल ये ए वाला कंस्ट्रक्टर ए का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे लिख लिया क्या करेंगे क्या चेंज आएगा सर ये यहाँ कंस्ट्रक्टर के आगे कॉल कॉलन ए और इंट आएगी यहाँ पे कोई वैल्यू भेजेंगे अभी मैं क्या भेज रहा हूँ 5 और अगर आप इसके अलावा कोई और वैल्यू भेजना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आप एक बी के कंस्ट्रक्टर में नीचे से कोई वैल्यू भेजेंगे जो किस में पास कर देगा ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर बात समझ आ रही है सबको लिखे बी का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था बी का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखे सो बी का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब मैं लिखूंगा ये सबको समझ आ गया विजय 5 होगा या A5 ओ OBJ5 था सॉरी OBJ5 आएगा और अब अगर मैं बी का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखता हूं तो बी का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेट्स सपोज मैं लिखता बी हूं में इंट आई आएगा तो OBJ आई आई तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OBJ OBJ आई और ये और अब मैं जब इसे कॉल करूंगा तो मैं इसे कॉल करूंगा बी ऑब्जेक्ट 7 अब क्या होगा पहले में आएगा a कॉन 5 ठीक है और यहाँ a कॉन 5 फिर आएगा b कॉन ठीक है और फिर आएगा a कॉन 7 फिर आएगा b कॉन समझ आ रहा है अभी 2 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो इनडायरेक्टली 4 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं ये बात सबको समझ आ रही है तो पहले b का ये वाला तो इसमें क्या लिखाएगा a कॉन 5 और फिर क्या लिखाएगा b कॉन फिर ये वाला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखाएगा b कॉन a कॉन 7 और b कॉन सब मुझे देख रहे हैं समझ आ रही है या नहीं आ रही है तो जो आउटपुट आएगी नाउ इसकी आउटपुट होगी इट विल बी दिस a कॉन 5 फिर आएगा b कॉन फिर आएगा a कॉन 7 फिर क्या आएगा b कॉन और फिर डिस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे सो पहले किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा B और b का फिर इसके अंदर जो a है उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसका जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ये बात सबको समझ आ गई जी सर जहाँ पर हमने ए ऑब्जेक्ट एक दफा बना दिया बी के के अंदर सर तो वहाँ पर ए का कंस्ट्रक्टर ऊपर जाए कॉल हो जाना होनी चाहिए बी के कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले नहीं क्यों सर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता सर ऑब्जेक्ट तो बन गया सर नहीं ये हमने बताया कि ये जब तक बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनता सही एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्लास सिर्फ टेम्पलेट होता है याद है सबको क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को हम इसलिए इनिशियलाइज नहीं कर सकते कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे कुछ भी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी सो दैट्स द सेम प्रिंसिपल वी आर एक्सप्लॉइटिंग और कोई सवाल नहीं ये क्लियर है सबको ओके सो नाउ मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है लेट्स सपोज आई हैव दिस लिखे दी आउटपुट लिखे दी आउटपुट आउटपुट लिखे एरर क्या है यहाँ पे ये मैं नहीं लिख सकता वो नहीं लिख सकता। ओके और क्या नहीं लिख सकता ये OBJ आई जो ये भी मैं नहीं लिख सकता तो इसमें खाली बी का वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ए का नहीं होगा क्योंकि वो पॉइंटर है और इसको पॉइंट टू वैल्यू जी जी लिखे आउटपुट लिखे नहीं फौरन लिखे आउटपुट
जल्दी करें बहुत स्लो है आप लोग। So इसकी आउटपुट आएगी बी कॉन वो एक और इन्फिनिट इसकी आउटपुट आएगी बी कॉन और बी क्या आएगी बी कॉन बी का ए किधर गया सर वो अभी इसको पॉइंटेड वैल्यू नहीं थी सर पॉइंटेड जी ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है बने ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है हम क्या बना रहे हैं उसका पॉइंटर और पॉइंटर तो सिंपल एड्रेस स्टोर करता है तो जब तक ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा सो आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट सो नाउ व्हाट इफ आई गो एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट मैं ऑब्जेक्ट यही पैरामीटराइज लिस्ट में बना दूं सो आई से obj is equal to new a of 7 और यहाँ मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ लिखूँ so that for your clearance b in I new in ये मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ I ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इसलिए पैरेंथेसिस आ रही है यहाँ मैं न्यू ए टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसका क्या कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है समझ आ रही है बात की सबको और ये आप ये समझेंगे हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं उसमें क्या वैल्यू जा रही है आई 5 जा रही है ये बात सबको क्लियर है सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू अब इसके आउटपुट क्या है ये सिंटैक्स सबको क्लियर है बेसिकली जो मैंने लिखा है वो यही लिखा है obj is equal to new a of I सो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है किसका a का और उसमें वैल्यू क्या जा रही है I सो आप इसे क्यों लिखें मेमोराइजेशन लिस्ट में लिखें या क्यों लिखें दे आर बोथ इक्वल सो नाउ दैट्स हाउ यू विल बी डीलिंग विद अब जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ना तो पहले किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा बी का अब बी में मुझे क्या करना पड़ेगा इस मेमोरी को जो मैंने कंस्ट्रक्टर में अलॉट की उसे क्या करूंगा डिलीट और जब मैं डिलीट करूंगा तो तब किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ए का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ये बात सबको क्लियर है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस सो दैट्स हाउ यू डू विद दिस सर रिपीट कर दें जी रिपीट कर दें कैन ये डिस्ट्रक्टर का जो जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सबसे पहले किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा B का। तो बी का डिस्ट्रक्टर में अब मैंने सी बी डी कॉल अगर लिख दूं तो ए का डिस्ट्रक्टर अभी कॉल नहीं होगा यहाँ मुझे अब एक्सप्लिसिटली डिलीट कॉल करना पड़ेगा किस पे क्योंकि जहाँ न्यू इस्तेमाल करूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा क्या आना चाहिए डिलीट आना चाहिए तो मैंने न्यू को इस्तेमाल करते हुए मेमोरी अलॉट की तो अब इसके डिस्ट्रक्टर में डिलीट को इस्तेमाल करते हुए मेमोरी को मैं वापस सर ए में क्यों नहीं करते क्या तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका बी का तो कहाँ डिलीट करूँगा मेमोरी कहाँ अलॉट की बी के कंस्ट्रक्टर में तो डिलीट कहाँ करूँगा बी के तो सॉरी मेमोरी अलॉट की बी के कंस्ट्रक्टर में डीएलोकेट करूँगा बी के डिस्ट्रक्टर में ये कंपोजिशन सबको समझ आ गई है सो दीज आर डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ कंपोजिशन जो कि आपने समझ गए हैं और आपको अंडरस्टैंड सर अगर हम यहाँ पे ए में जैसे आपने 7 डाला है तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट ऑपरेटर में डालें तो 7 बार एक नहीं वो फिर एरे बनता है एरे बनती है और उसमें 7 ऑब्जेक्ट 7 ऑब्जेक्ट 7 बार उसका एक 7 बार एक कॉल होता ठीक है सो आई कैन डू दिस इसमें और इसमें फर्क है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना रहे 7 जी वैल्यू ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है 7 पैरामीटर वैल्यू अगर मैं 7 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं सब्स्टिट्यूट ऑपरेटर इस्तेमाल करके उसके अंदर वैल्यू का दे रहा होता 7 लेकिन फिर उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना था और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं तो सिंटैक्स एरर सर लेकिन सब्स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम पेरेंट नहीं उसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं तो सब्स्क्रिप्ट में 7 लिख के आगे पेरेंट नहीं सब्स्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते सही सबको समझ आ गई क्लियर है जी किसी का कोई क्वेश्चन हो कंपोजिशन एवरीबॉडी सो आखिरी बार जो ये न्यू A7 है ना तो अगर मैं न्यू A7 न्यू कर दूं तो अब 7 एलिमेंट्स किसके बनने होंगे A के अब A के 7 एलिमेंट्स बनने हैं ठीक है अब 7 एलिमेंट्स लेकिन 7 के साथ के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं तो सिंटैक्स एरर है सर हम सब्स्टिट्यूट ऑपरेटर वो कनेक्शन हम कर सकते हैं नहीं सब्स्टिट्यूट ऑपरेटर आप न्यू वो A का सब्स्टिट्यूट ऑपरेटर हम करेंगे ये न्यू के साथ इस्तेमाल करेंगे सर हो जाता होगा यस यस फिर हो हो जाएगा। सकता फिर हो सकता
लेकिन उसमें वंस अगेन मसले हैं। यस ठीक है। प्रॉब्लम्स। जी ये बात क्लियर है सबको? एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड इट? सो दैट्स हाउ द कंपोजिशन वर्क्स। सो कंपोजिशन अब आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है? कहाँ इस्तेमाल करनी है? Has a- हैज अ रिलेशनशिप आप सबसे ज़्यादा देखेंगे पेपर के अंदर, जैसे आपने देखा, आप रियल लाइफ में देखेंगे, और आगे चल के बहुत सारी एग्जाम्पल्स सर होंगे। जो पेपर में मूवी वाला क्वेश्चन था, मूवी स्टोर वाला, उसमें ये रेटिंग्स की क्लास भी अलग बन के I हैजर का don't know, रिलेशन था। वो मैं जब हम User movies की नेक्स्ट वीक में याद लगेगा, आई विल कंप्लीटली डिस्क्राइब यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ओके जी। और कोई सवाल? यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? नाउ एसोसिएशन में क्या होगा? सॉरी एग्रीगेशन, ये सारी एसोसिएशन। बाय द वे ये सारी क्या है? एसोसिएशन। दीज आर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड दे डिफाइन द एसोसिएशंस। एसोसिएशन क्या होता है? जी जी। सो दे आर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप। सो कंपोजिशन आप सबको समझ आ गई, तो आप जब भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हैज अ रिलेशनशिप हो, आप हमेशा कंपोजिशन के इस्तेमाल करें। एग्रीगेशन का बात, एग्रीगेशन और कंपोजिशन में एक बहुत फाइन डिफरेंस है। देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। अगर आपको कंपोजिशन समझ आ जाती है तो आपको एग्रीगेशन भी समझ आनी चाहिए। एग्रीगेशन हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होगी जब भी यूजेस आकर रिलेशनशिप आएगा। जब भी क्या आएगा? यूजेस आकर रिलेशनशिप आएगा। समझ आती है बात की सबको? यूजेस आकर रिलेशनशिप से क्या होगा? से उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन उसका आउटपुट यूज कर होता है। यस, यहाँ पे जो बी था वो डिपेंडेंट था किस पे? ए पे। और इनडायरेक्टली ए डिपेंडेंट था किस पे? बी पे। यानी अगर मैं बी को डिस्ट्रॉय कर दूं तो ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के अंदर ए पड़ा होगा। तो अगर मैं बाहर वाले ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करूंगा तो उसके जो कंपोजिंग कंपोनेंट्स हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ये बात सबको क्लियर है? एसोसिएशन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट इसका हो जाता है कि लेट्स सपोज अगर मैं एग्रीगेशन कर रहा होता ना, तो फिर ए बी के अंदर कंपोज ना हो रहा था, फिर बी ए को इस्तेमाल कर रहा था। अभी जो मैंने किया वो किया था कि बी हैज ए। इसका मतलब ये है कि बी है के अंदर ए के ऑब्जेक्ट्स होंगे। एग्रीगेशन में जब मैं कहूँगा ना बी यूजेस ए, इसका मतलब ये है कि अब जब मैं बी को डिस्ट्रॉय करूँगा तो जिस ऑब्जेक्ट को वो इस्तेमाल कर रहा होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि वो स्टिल एग्जिस्ट करता रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फास्ट है, फास्ट के अंदर डिपार्टमेंट्स, फास्ट के अंदर क्या है? डिपार्टमेंट्स। और डिपार्टमेंट्स में क्या होती है? फैकल्टी होती है ना एवरीबॉडी? फैकल्टी और डिपार्टमेंट का क्या रिलेशनशिप? डिपार्टमेंट हैज अ, यूजेस अ। डिपार्टमेंट के बगैर फैकल्टी रह सकते हैं। लेट्स सपोज आज ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट को हम डिसॉल्व कर देते हैं, माय विश। सो okay, in any case, so if you can, okay, in any case, so we have humanities department and we have some faculty. So let's for the time being, we dissolve humanities department. So we dissolve humanities department. तो क्या उसके अंदर जितनी फैकल्टी है उसे खत्म हो जाना चाहिए? सर नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन देंगे तो सही, खत्म हो जाएंगे। हम डिपार्टमेंट डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैकल्टी को निकाल रहे हैं। हम उनको क्या करेंगे? एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज वन सिनेरियो, दिस इज सिंपल सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बैक वक्त ह्यूमैनिटीज का भी पार्ट होंगे और बैक वक्त किसी और डिपार्टमेंट का भी पार्ट होंगे। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो क्या होगा? वो यूज करेंगे, वो डिपार्टमेंट उसे यूज कर रहा होगा, उसे कंपोज नहीं कर रहा होगा। आप अगर कंपोज हैज आ करके, पहला रिलेशनशिप आपके जेहन में यही आता है कि डिपार्टमेंट हैज फैकल्टी, तो अब डिपार्टमेंट को उड़ा दिया तो फैकल्टी भी डिसॉल्व हो जानी चाहिए। ये बात सबको समझ आती है? लेकिन यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग हैज आ रिलेशनशिप नहीं आएगा, बल्कि यूजेज आ रिलेशनशिप आएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिपार्टमेंट को मैं डिसॉल्व करता हूँ तो उस फैकल्टी को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज कि हो सकता है कि एक फैकल्टी बैक वक्त दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट में पढ़ा तो क्या आप उसका ऑब्जेक्ट इधर भी बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे? तो आप रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश करें।
फॉर एग्जांपल अगर वो द मोस्ट फेमस नीचे जो डिपार्टमेंट है उसका भी पार्ट है और हमारे ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का भी पार्ट है, ठीक है जी, यस। सो अगर वो CS डिपार्टमेंट का भी पार्ट है और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का भी पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमें 2 दफ़ा ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, एक CS के अंदर और एक ऐसा नहीं है। हम फैकल्टी को इंडिपेंडेंट रखेंगे किससे, डिपार्टमेंट में। हम तमाम फैकल्टी के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और फिर जिस डिपार्टमेंट को जिस फैकल्टी की ज़रूरत होगी हम उसे दे देंगे उसका, और वो उस डिपार्टमेंट का अपने अंदर या उस फैकल्टी का अपने अंदर या तो एलियस इस्तेमाल कर रहा होगा, क्या इस्तेमाल कर रहा होगा, एलियस या उसका पॉइंटर, या क्या इस्तेमाल कर रहा होगा, एलियस या फिर पॉइंटर। अब इस क्लास ने उसको मैनेज नहीं करना, ना उसकी मेमोरी अलॉट करेगा ना उसकी मेमोरी डी एलोकेट करेगा। डिपार्टमेंट की क्लास फैकल्टी के लिए ना मेमोरी अलॉट करेगी ना मेमोरी डी अलॉट करेगी। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट का एलियस ले, अपने अंदर इस्तेमाल करे एंड दैट्स इट, लीव इट। अब वो सिर्फ और सिर्फ यूजेज का रिलेशनशिप है, बेशक डिपार्टमेंट खत्म भी हो जाए वो फैकल्टी विल कीप ऑन एग्जिस्टिंग। बात समझ आ गई जी? पास बाय रेफरेंस वाला हिसाब का, ये बात क्लियर है सबको, एवरीबॉडी? सो इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब टाइम आपको सुबह शाम जरूरत होती है टाइम, तो क्या आपका ऑब्जेक्ट हैज टाइम या यूजेस टाइम? बोलें, यूजेस डेट एंड यूजेस टाइम। तो आप हमेशा यूनिफॉर्म, यानी कि आप ये अज्यूम करें कि आपके पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट पहले से डिफाइंड है टाइम का, ठीक। तो आप अब जब भी कोई क्लास बनाएंगे हमेशा अपनी क्लास में इस टी का क्या बना लेंगे, कोई ना कोई रेफरेंस बना लेंगे, क्या बना लेंगे, और इस टी के रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए आप इसकी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, इस्तेमाल करेंगे एंड देन यू लीव इट। समझ आ गई बात की? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन उससे मिल के बनती है, जैसे हम सी आउट यूज करते हैं जी, जैसे आप सी आउट इस्तेमाल करते हैं ना, आप उसे यानी कि आप सी आउट को कंपोज नहीं करते, आप इस्तेमाल करते हैं और दैट्स इट एंड देन यू लीव। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डू। कि कंपोजिशन के अंदर आप उस चीज़ को अपने अंदर कंपोज करेंगे, आपकी बनने के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ आपका पार्ट, ऑब्जेक्ट के बनने के लिए ज़रूरी है कि दूसरा ऑब्जेक्ट उसका क्या हो, पार्ट हो। लेकिन एग्रीगेशन के अंदर ऐसा नहीं है। सो एग्रीगेशन आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जब भी कहीं यूजेस आकर रिलेशनशिप आए और दूसरा ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कंपोजिंग ऑब्जेक्ट से एग्जिस्ट कर सकता हो, तो आप हमेशा यूजेस आकर रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैज आकर रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे। ये बात सबको समझ आ गई एवरीबॉडी? सो हमने गैराज इस्तेमाल किया, गैराज हैज स्लॉट्स एंड स्लॉट्स हैज कार्स, यूजेस कार्स, क्योंकि कार्स का अगर आपके पास सेपरेट डेटाबेस है, लेट्स सपोज पाकिस्तान के सारे कार्स का डेटाबेस है, तो स्लॉट कार किसी एक कार का रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा होगा फॉर द टाइम बीइंग, और फिर उस रेफरेंस को वो क्या करेगा, चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। तो वो कार ना मैनेज कर रहा है, कार को क्रिएट भी नहीं कर रहा, कार को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है सबको? अगर आपके पास वो पूरा डेटाबेस है तो आप उसे यूजर टैग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपकी मजबूरी है कि आप कौन सा हैज आकर रिलेशनशिप इस्तेमाल करें। एग्रीगेशन क्लियर है सबको? किसी को ना समझ आएगी? सो जी, कार को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते टेक्निकली। आप स्लॉट के अंदर इस्तेमाल रहते हुए कार को मॉडिफाई नहीं करेंगे। क्यों करना चाहेंगे? गैराज मालिक के पास गाड़ी आएगी, उसे मॉडिफाई क्यों करना चाहिए? टायर उतारने के लिए क्या? जी एज आप सिर्फ उसे रीड ऑपरेशन के तौर पे, आपको कार की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कब उसका नंबर क्या है, नाम क्या है, ठीक है, ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, और जब वापस जाएगी आपने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा अपने पास स्टोर कर लिया, देन यू से गुड बाय। मैकेनिक के पास गैराज में नहीं ले जाते, वो पार्किंग गैराज, वो मैकेनिकल गैराज है। ओके, आई स्टॉप हो गया जी, सबको समझ आ गई? सो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है आप कंपोजिशन। अब अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, ए के अंदर बी के अंदर ए को आप एग्रीगेट करें, तो कैसे करेंगे? जरा कोड करेंगे। बी के अंदर क्या करें? ए को एग्रीगेट करें, करेंगे।
नाउ आपके पास है कोई क्लास ए और इसको private करते हैं। ये मेरी क्लास है। अब मैंने इसमें एक डाटा मेंबर भी डाल दिया, किसका, आई का। नाउ मेरी क्लास बी क्या बनेगी? क्लास बी सर क्लास बी में ए का पॉइंटर होगा। क्लास बी में ए का पॉइंटर होगा, ठीक है ना? जी सर। ओके जी, इलेक्ट्रॉन, ओके। सो हियर क्लास बी ए का पॉइंटर ये क्या हुआ? मैंने क्या बना दिया? ए टाइप के ए टाइप का alias। एलियस। अब आप मेरे से कहेंगे सर आप लोगों ने आपने पढ़ा के ये पागल कर दिया कि जब भी एलियस डिफाइन करें इसी बातों से क्या करें, Initialize करें। और आप अभी अपनी ज़बान से क्या करेंगे? सो द रियलिटी इज दिस कि मैं इसे बाकी उसी वक्त इनिशियलाइज करूंगा जब ये क्रिएट हो, ठीक है? सो हियर इट इज। ये क्या हुआ? कैसे? Yes, constant aliases और parameterized constructors of composing objects हमेशा member initialization list के जरिए initialize किए जाएंगे। लिख लेंगे सर। Constants, aliases और parameterized constructors of the composing objects आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ member initialization list के जरिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। Constant data members को initialize करना हो, composing objects के parameterized constructors कॉल करने हो, या aliases को initialize करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप member initialization list के अंदर कर सकते हैं। There is no other way of doing it। तीन चीजें याद आएंगी? कौन सी? जी, constant objects को constant objects से constant data members को initialize करना हो, composing objects के parameterized constructors कॉल करने हो, एक और चीज भी वो आगे चल के आएगी, ठीक है? और थर्ड यही कि अगर आपने aliases को initialize करना हो तो आप हमेशा किसका सहारा लेंगे? member initialization list का सहारा लेंगे। सो ए और इसका मैं लिख देता हूँ CO। सर एक क्वेश्चन। एक मिनट आता हूँ। लें ये मेरा, अब बी क्या कर रहा है? बी क्या कर रहा है जी? एलियस बना रहा है पॉइंट। जी एलियस बन रहा है किसका? ए का। और बी क्या क्या कर रहा है? उस ए को क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। तो अब अपने अंदर वो ए को किस नाम से पुकारेगा? इस ए से। किसे पुकारेगा? ए से। और वो इस अपने आप अपनी क्लास के अंदर ए उसका डाटा मेंबर है, लेकिन इसके अंदर इन्फॉर्मेशन वही है जो आप इसे शुरू में ऑब्जेक्ट बना के भेजोगे। जो इसे आप शुरू में क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बना कर भेजोगे। सो लेट्स सी सर जब इस तरह से बनाएंगे तो उसमें उसको एक क्लास की प्राइवेट मेंबर्स की वो नहीं होगी नहीं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स का एक्सेस नहीं, लेकिन पब्लिक फंक्शंस का होगा। वो कंपोजिंग में भी नहीं था, इसमें भी इसी तरह वो फंक्शन के थ्रू फंक्शन के थ्रू। लेकिन इसमें कंपोजिशन में सिर्फ एक फर्क है। कंपोजिशन में आपको जो कंपोजिंग ऑब्जेक्ट है उसे इनिशियलाइज करना और डिस्ट्रॉय करना इसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ ना उसे इनिशियलाइज करना ना डिस्ट्रॉय करना इसकी जिम्मेदारी नहीं होती। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी उसको इस्तेमाल करना होता है। सर मेन में जब इंटरफेस के लिए फंक्शन यूज करेंगे वो एक ही करेंगे, आपकी चॉइस है। आप ए को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कॉम्पोजिशन में कंपोजिशन में डायरेक्टली ए को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो बी का प्राइवेट डाटा है। सो नाउ सर मैं मुझे मेल लिखने मैं जी बोले सर अगर हम इसकी जगह एक पॉइंटर बनाते हैं, हम पॉइंटर को उसका एड्रेस पास करते हैं जो हमने कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर दिया है, तो उसका हम एड्रेस पॉइंटर को देते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? इसकी सिर्फ पॉइंटर के अंदर मुझे एक्स्ट्रा कैरेक्टर टाइप करना पड़ता है। कौन सा?
डी रेफरेंस। डी रेफरेंस। यहाँ मुझे डॉट लगाना पड़ता है, वहाँ में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 कितने कैरेक्टर टाइप करने पड़ेंगे, 2। मैं 2 क्यों टाइप करूँ, व्हाई शुडंट आई टाइप 1? ये समझ आती है सबको? अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करेगा, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये बात सबको समझ आती है? तो यहाँ अब वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं डायरेक्टली क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, डॉट। सो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ इट, और भी खास एडवांटेज नहीं जी। That's why the constant किसको? क्योंकि हमने सिर्फ रीड का ऑपरेशन कर रहा है। तो आप कांस्टेंट बना लें, आप कांस्टेंट एलियास बना लें। सो सिर्फ एग्रीगेशन के थ्रू स्टैटिक में बना सकते हैं। एक मिनट, इंट में जी बोले, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट ए और फिर लेंगे, ये मैंने बनाया बी का ऑब्जेक्ट, बी के अंदर मैं क्या भेज दूंगा, ए और ये ले लिखे दिया, पैरामीटर नहीं दिया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। अच्छा अच्छा। आउटपुट का जी आउट होगा फिर ए कॉन बी कॉन बी डी कॉन और ए डी कॉन ए डी कॉन। अब जरा गौर से देखें, अब जो बी है वो इस स्कोप में डिफाइंड है, ये बात सबको समझ आ रही है? अब जब ये बी डिस्ट्रॉय होगा तो आगे क्या हो रहा था कि अगर ये कंपोजिंग ऑब्जेक्ट्स होता तो जब बी डिस्ट्रॉय होता तो अपने अंदर ए को भी क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन अब ये ऐसा यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। अब ए इंडिपेंडेंट ऑफ बी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बी का काम सिर्फ और सिर्फ उसे क्या करना है, इसे इस्तेमाल करना है, रीड ऑपरेशन, या समटाइम आप राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल होता है, ठीक है? सो यहाँ पे वो उसे क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, और फिर दैट्स इट। बी उसकी फंक्शनैलिटी को हेल्प करने के लिए, यानी कि उसकी बेसिक इंटीग्रिटी को हेल्प करने के लिए ए को इस्तेमाल कर रहा है, ना कि अपने आप को पूरा या मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सबको समझ आ रही है? सो दैट्स हाउ द एग्रीगेशन वर्क्स। किसी का कोई क्वेश्चन हो? बी डिपेंडेंट है ए पे, लेकिन ए यानी कि वहां पे क्या था, ए डिपेंडेंट था बी के, ए मोहताज था बी का। जब तक बी एग्जिस्ट करेगा ए एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर, लेकिन जैसे बी डिस्ट्रॉय होगा ए भी डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ पे अब क्या है कि बी ए को इस्तेमाल कर रहा, अब ए मोहताज नहीं है किसका, बी का। अब बी रहे या ना रहे, ए स्टिल एग्जिस्ट करेगा। ये बात सबको समझ आ गई जी? बी डिपेंडेंट इन द सेंस, आगे भी बी जो था ना उसको देखें, 2 रीजन है। आगे बी को अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के लिए ए हर हालत में अपने अंदर चाहिए था, यानी कि आप इसको इधर से ना देखने की कोशिश करें, आप बी की डायरेक्शन से ना देखने की कोशिश करें, आप इसे ए की डायरेक्शन से देखने की कोशिश करें। समझ आ रही है बात की सबको? आप इसे बी के एंगल से देखने की कोशिश करें, दैट क्रिएट्स अ लिटिल हैसल। आप इसे ए के एंगल से देखने की कोशिश करें, क्या ए आगे क्या था, वो बी का कंपोजिंग ऑब्जेक्ट था, उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ए इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है किससे, बी से। अब बी आगे भी ए को चाहिए, बी को आगे भी ये चाहिए था, बी को अब भी ये चाहिए, बी को दोनों सिनेरियोज में ये चाहिए, लेकिन जिस नेचर का चाहिए वो नेचर चेंज हो गई है। आगे उसे अपने अंदर कंपोज करके रखना था, अब वो उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ये बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? किसी की कोई कंफ्यूजन हो? स्टैटिक सर, अगर फॉर एग्जांपल इस 10% एलियास हमने दिया ना बी, तो अगर हम एक स्टैटिक से बनाना चाहिए जो बी के सारे ऑब्जेक्ट्स के क्रॉस शेयर हो, तो वो हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, एग्रीगेशन के जी एग्रीगेशन। ए का एक ऑब्जेक्ट हो जो सारे बी के जी जी, ऑब्जेक्ट आप इसे स्टैटिक एलियास बनाते हैं, स्टैटिक ही लिखना स्टैटिक एलियास एलियास बना रहे हैं। फिर लेकिन इसको इनिशियलाइज फाइल्स को पिक फाइल्स को भी करना। जैसे मैंने एक छोटा सा Static शॉर्ट क्वेश्चन लिया था, सामने उसके आउटपुट लिखी, हालांकि उसके अंदर सिंटैक्स आ रहा था, ठीक है? वो आखिरी वाला? स्टैटिक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, स्टैटिक डाटा मेंबर था जिसके अंदर शॉपिंग कार्ट वाला, ठीक है? अच्छा शॉपिंग कार्ट के अंदर स्टैटिक डाटा मेंबर इनिशियलाइज नहीं हुआ, जी सर। ठीक है? और स्टैटिक डाटा मेंबर मैंने आपसे हमेशा कहा था कि आपको फाइल्स को उसे क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो लिंकर एरर आएगी। ओके, सो दैट कंप्लीट्स आवर, बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, पता लग गया?
Okay, so now let's start with ये कौन सा क्वेश्चन then comes सारे इधर वरासत। ठीक है जी, what is inheritance? क्या है जी वरासत? सर एक पूरी क्लास किसी क्लास में सारी क्वालिटीज उसकी नहीं, क्वालिटीज ये क्लास के अंदर क्लास वरासत क्या होती है? सर क्वालिटीज एक क्लास की क्वालिटीज दूसरी क्लास जी जी, आपने inheritance जो है ना, विरसा वो- चला जाता है। जी विरसा, that's what. So आप तो आपने विरसे के अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना अपने वालिदैन से ली। You have taken lot of traits from your parents. So सबसे पहला आप उनका नाम लेते हैं। हर कोई आज अपने नाम के साथ खान लगा रहा है, कोई मलक लगा रहा है, कोई पहलवान लगा रहा है। ठीक है। So that's what, ये कहाँ से आया? विरसा This is basically your first trait you have inherited from your parents. ठीक है। So उसके अलावा there are many other traits जो आपने अपने पेरेंट्स से जो है ना inherit किए। So अगर आपको याद हो सकता है आपने अपनी आंखों का कलर, जी आपका complexion, they all are inherited traits from your parents. Clear? So होता क्या है कि एक आपके पास यानी कि हाइब्रिड होती है और उसका एक ऑफस्प्रिंग होता है। सबको बात समझ आती है? So offspring क्या कर रहा होता है कि it is inheriting some characteristics from its parents and it's defining some new characteristics, यानी कि उसके अंदर कुछ unique characteristics होते हैं और majority of characteristics वो क्या कर रहा होता है अपने parents से क्या कर रहा होता है inherit कर रहा होता है। ये बात क्लियर है सबको? ओके। सो विरासत का फायदा क्या है? यानी कि so we use जो विरासत है बेसिकली it has one important application of reusability। मिसाल के तौर पे अगर कोई घर आपके आबाओ अजदाद की विरासत थी तो आज वो आपके अंदर ज़ेर इस्तेमाल है। सो आपने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप दोबारा कोई नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं करते बल्कि उसी को आप क्या कर रहे होते हैं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने किया ये कि वो जो विरासत थी उसके अंदर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर से नई एडिशन और कर ली। ऐसे ही है ना? ये बात सबको समझ आती है कि देयर वाज एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड व्हाट हैज हैपेंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉपर्टी आपने उसके अंदर कुछ नई मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से उसे जो है ना अडॉप्ट कर लिया। दैट्स एग्जैक्टली द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो सबसे बड़ा इनहेरिटेंस का फायदा है ना जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और जो सबसे बड़ा यूज है वो रीयूजेबिलिटी है। सबसे बड़ा फायदा क्या है? रीयूजेबिलिटी। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच हम करते गए हैं कि वी आइडेंटिफाई कि कहाँ पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप आ सकती है, कहाँ क्या आ सकती है पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप आ सकती है। जहाँ जहाँ हमें पेरेंट्स और चाइल्ड की रिलेशनशिप नजर आएगी वहाँ हम पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक तमाम के तमाम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। और चाइल्ड उन करेक्टरिस्टिक्स के साथ अपने कुछ नए करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करके अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। बात समझ आती है सबको? दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस इज। और जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आप रीयूजेबिलिटी, यानी कि अगर एक चाइल्ड था और एक पेरेंट था तो चाइल्ड अब दोबारा पेरेंट वाले ट्रेड्स डिफाइन नहीं करेगा बल्कि वो जो पेरेंट से ट्रेड उसने लिए उनको रीयूज करेगा। ये बात क्लियर है सबको? दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस और वो मैंने आपको क्या बताया? रीयूजेबिलिटी। और आगे चल के आई विल एक्सप्लेन अनदर मेजर एडवांटेज जब आगे चल के आएगा। सो बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज व्हाट। और मैंने आपसे कहा कि कंपोजिशन आप हमेशा कब इस्तेमाल करेंगे? एग्रीगेशन कब इस्तेमाल करेंगे? और इनहेरिटेंस कब इस्तेमाल? पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, आप अपने नाम के साथ खान लिखते हैं ना? नहीं, जो मर्जी नाम लिखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखते ही होंगे खान मलक, क्योंकि अदरवाइज वी आर एक्सट्रीमली रेसिस्ट टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, अगर हम ये ना लिखें तो हमारी रेस का भी अंदाजा नहीं होता और उससे फिर हमारी जो है शान में कमी आती है। सो that's what we are. Okay, so you will be putting that in your names, यानी कि आप नेम्स के साथ। तो क्या आप खान हैं? नहीं, बल्कि खान कहाँ से आ रहा है? सो लेकिन आप भी अपने आप को क्या कहलाएंगे? खान ही कहलाएंगे। ठीक है, सो या भट्ट कहलाएंगे, जट कहलाएंगे, चौधरी कहलाएंगे, कुछ ना कुछ तो कहलाएंगे ना। ठीक है, सो देयर इज दिस रिलेशनशिप जो कि आपने एक्सप्लॉइट करनी है। तो आप हालांकि वो नहीं है लेकिन यू आर क्लेमिंग योरसेल्फ टू बी इट। सो जो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है बेसिकली वो इज आ का रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? इज आ का रिलेशनशिप। इज आ का क्या मतलब है? जी, पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इज आ का रिलेशनशिप।
अगर कोई आपका अबाव इदाद खान था तो आप भी क्या हैं, खान है, समझ आती है। सो जब भी किसी क्लासेस के दरमियान या ऑब्जेक्ट के दरमियान इज़ा का रिलेशनशिप पाया जाएगा, वहाँ इनहेरिटेंस होगी, वहाँ क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, व्हीकल्स की एग्जांपल अगर आप लें। सो कार इज बोले कार इज व्हीकल, ऐसे ही है ना। ट्रक इज अ, बात समझ आती है सबको। मेहरान इज अ कार, समझ आती है बात की सबको। सो दैट्स यानी कि आप यू विल try to see it just like a parent-child tree. So you will have a parent, and then you will have its offspring, जो कि क्या होंगे, child, and then you can have its further offspring, grandchild. So अब ये जो grandchild है, अगर आप गौर से समझे, तो ये जो grandchild है, न सिर्फ अपने पेरेंट की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रहा होगा, बल्कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट की भी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा होगा, इनहेरिट कर रहा होगा। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, आपके पास क्या है, व्हीकल है, व्हीकल से क्या निकली, कार से क्या निकला, मेहरान। तो अब मेहरान को डिफाइन करने के लिए मैं ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज अपने अंदर लेके आऊंगा और सिर्फ मेहरान के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर छकड़ेगा। That's what define मेहरान, isn't it? Okay, मैं एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करूँ, that will define what मेहरान। समझ आती है बात की सबको। So अगर आप इसकी बेसिकली अगर आपने देखें तो इट्स जस्ट लाइक आपने फाइलम्स पढ़े होंगे बायोलॉजी के अंदर। यस, सो आपके पास क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स के नीचे क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। मुझे ज्यादा बायोलॉजी नहीं आती पहले, ठीक है। सो उसके नीचे क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं और कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स के नीचे फिर क्या होते हैं। सो हाउ यू हैव कैरेक्टराइज दिस। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ शेर है तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि क्या है, कार्निवोर है और क्या है, मैमल भी है, ऐसे ही है ना। अब ये सारे के सारे जो चाइल्ड था उसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आ रहे, अपनी जो पेरेंट था, यानी कि मैमल है उसे, और फिर कार्निवोर यानी कि वो गोश्त भी खाता होगा। समझ आ गई बात की सबको। सो दैट्स हाउ द ट्रेड्स फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट से चाइल्ड की तरफ फ्लो कर रहे होंगे। सो इसी तरह जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, बहुत सारी एग्जांपल है, इनहेरिटेंस बेतहाशा जगह इस्तेमाल सर ये जरूरी है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर जी या कोई एक का नहीं, जब आप चाइल्ड बनाएंगे ना यहाँ सारे अच्छा देयर इज अ डिफरेंस बायोलॉजिकल और सीएस में डिफरेंस है। बायोलॉजी में वी आर बेसिकली वेरी चूजी, इनफैक्ट जो इंसान अल्लाह ताला ने जो एवोल्यूशन में हमें दिया है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड्स लेते हैं जो कि हमें बेस्ट सूट करते हैं और द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इट हैजंट इवॉल्व्ड। सीएस के अंदर जो इनहेरिटेंस है इट हैजंट इवॉल्व्ड। तो इसके अंदर यह है कि जब पेरेंट होगा और उसका चाइल्ड बनाएंगे तो पेरेंट के अंदर जो कुछ होगा वो सारे का सारा चाइल्ड में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर उस चाइल्ड के अंदर आप एक्स्ट्रा फीचर्स डिफाइन करेंगे, और फिर जब ग्रैंड चाइल्ड आएगा तो जो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के अंदर सारे के सारे फीचर थे वो उसके अंदर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ये बात सबको क्लियर है। सो रीयूजेबिलिटी कैसे है जी, बाद में चाइल्ड में से रिमूव नहीं हो सकते, वो फिर एक ही तरीके से रिमूव हो सकते। I don't know. So एडवांटेज क्या है, एडवांटेज नजर आ रहा है आपको सबको, यानी कि जो पेरेंट्स चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू रीडिफाइन दोज एग्जिस्टिंग फीचर्स बट आई एम गोइंग टू रीयूज द पेरेंट्स एग्जिस्टिंग फीचर। अगर पेरेंट के अंदर कोई एक फंक्शन मैंने लिखा था तो चाइल्ड के अंदर उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकूँगा। अगर पेरेंट के अंदर कोई डाटा मेंबर ऐसा था जो पहले से डिफाइन था तो वो चाइल्ड के अंदर एज इट इज डायरेक्टली क्या होगा, अवेलेबल होगा। सो आपको वो दोबारा रीडिफाइन करना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस। सो इस तरह हो सकता है कि एक चाइल्ड दो पेरेंट्स लाइक दो मेन क्लास, जी जी बिल्कुल, दोनों आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स से जो है ना चीज़ें इनहेरिट कर सकता है बैक में।
सो उसकी 3 पेरेंट्स हो सकते हैं, 4 पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। सो वो 4 क्लासेस से क्या ले रहा होगा, तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहना होगा, इनहेरिट करना होगा। और that's what so we stop over here. In the next class we will see कि हम इनहेरिटेंस को, आपको बेसिक नोशन समझ आ गई सबको? सो वी विल सी, कहीं नहीं बुक का चैप्टर जरूर पढ़ के आइएगा इनहेरिटेंस पे। और लकीली यू आर फ्री दीस डेज, सो गो बैक and study that. The CSV applications के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमें